मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रश्नपत्र के साथ राष्ट्र संघ की सफलता के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। उसमें एक चीज निकल करके सामने आई, विश्वासघात। राष्ट्रों ने विश्वासघात किया। इस विश्वासघात की क्या कहानी थी, इसके बारे में भी हम चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि इस विश्वासघात को भी 4 युगों में विभाजित किया गया है। तो आज हम विश्वासघात की क्या कहानी थी उसका अध्ययन करने के लिए, कि राष्ट्र संघ से कैसे विश्वासघात हुआ, उसका अध्ययन करने के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो राष्ट्र संघ का इतिहास पॉल वांकूवर के इस कथन की सत्यता का साक्षी है कि यह राष्ट्र संघ नहीं था जो असफल रहा, यह इसके सिद्धांत नहीं थे जो अपर्याप्त पाए गए, यह राष्ट्र थे जिन्होंने इसकी उपेक्षा की, यह सरकारें थी जिन्होंने इसका साथ छोड़ दिया। राष्ट्र संघ के इस इतिहास को प्रधानतः 4 युगों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम युग 1919 से 1920 का युग। 1919 और 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रारंभिक आघातों का युग कहा जा सकता है। राष्ट्र संघ की स्थापना का सर्वाधिक श्रेय, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी किया था, कि अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन को है, परंतु अमेरिका ने राष्ट्र संघ का सदस्य बनना अस्वीकार कर दिया। यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इससे सभी देशों में अदूरदर्शी राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला तथा राष्ट्र संघ विरोधी तत्वों को शक्ति प्राप्त हुई। राष्ट्र संघ एक विश्वव्यापी संगठन नहीं रह गया और अमेरिका राष्ट्र संघ के बाहर आक्रामक राष्ट्रों के लिए खुला बाजार बना रह गया। इससे राष्ट्र संघ मनोवैज्ञानिक तथा वास्तविक दोनों दृष्टियों से दुर्बल हो गया। श्री हार्डी के शब्दों में, एक ऐसे शिष्य को यूरोप के दरवाजे पर छोड़ दिया गया था जिसका अंग प्रत्यंग निर्भ्रांत रूप से इसके अटलांटिक पार के प्रतित्व की घोषणा कर रहा था। यह उन पालनकर्ताओं की देखभाल में छोड़ दिया गया था जो अनिवार्यतः उसे उस बच्चे की हीन कोट का समझते थे, जैसा उनका विचार था कि वे पैदा कर सकते थे। इस तरीके से राष्ट्र संघ इस युग की दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण बात जर्मनी को राष्ट्र संघ से पृथक रखना था। श्री एचएन ब्रेसफोर्ड के अनुसार इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्र संघ के उस पहलू जिसने इसे यथास्थिति की रक्षा के लिए यूरोपीय शक्तियों की संविदा बना दिया, ने अंतर्राष्ट्रीय समझौते के विश्वव्यापी संगठन के रूप में सार्वलौकिक पहलू पर अपनी प्रधानता स्थापित कर दी। इससे इस धारणा को बल मिला कि राष्ट्र संघ एक विजेता गोष्ठी था। दूसरा युग 1920 से 1924 के युग को राष्ट्र संघ की प्रसंविदा के सुरक्षा उपबंधों के दुर्बल बनाने का काल कहा जा सकता है। सन 1921 में ब्रिटेन के आग्रह पर साधारण सभा में 16वें अनुच्छेद की पुनर्व्याख्या प्रस्ताव रखा गया। यद्यपि फ्रांस के विरोध के कारण यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास न हो सका, फिर भी 16वें अनुच्छेद की प्रभावशीलता को इससे बड़ा धक्का पहुंचा। इस व्याख्या के अनुसार नंबर 1 था कि प्रत्येक सदस्य स्वयं यह निर्णय करेगा कि किसी विशेष मामले में संविदा का उल्लंघन हुआ अथवा नहीं। नंबर 2, किसी देश के द्वारा युद्ध का आश्रय लेने से हाँ अपने आप उस देश तथा राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों के मध्य युद्ध स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इस काल में राष्ट्र संघ ने कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों का सफलतापूर्वक समाधान किया, जैसे सन 1920 का रूस और ईरान का एंजरी विवाद, सन 1920 का फिनलैंड और स्वीडन का आलंड विवाद, सन 1921 का ब्रिटिश फ्रेंच विवाद, सन 1921 का जर्मनी और पोलैंड का अपर साइलीसिया विवाद, सन 1921 से 1924 का अल्बानिया सीमा विवाद, सन 1923 का हंगेरियन रोमानिया विवाद, सन 1923-24 का पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया या यावोजनो विवाद। परंतु राष्ट्र संघ 1920 के आर्मीनिया विवाद का, 1920 का पोलैंड का लिथुआनिया का विलना विवाद तथा सन 1923 के कर्फ्यू विवाद का समाधान करने में असफल रहा।
इनमें से यूनान और इटली के कारफी विवाद ने राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का पहुंचाया। यह विवाद यूनानी प्रवेश के एक इटालियन प्रतिनिधि की हत्या से उत्पन्न हुआ था। इसने इटली ने यूनान के हर्जाना देने और क्षमा याचना की मांग की। यूनान ने इस मांग को अस्वीकार करते हुए मामला राष्ट्रसंघ की परिषद के सम्मुख उपस्थित कर दिया, परंतु मुसोलिनी ने राष्ट्रसंघ की कोई परवाह न करते हुए यूनानी देश पर बम वर्षा और कारफ्यू नामक द्वीप पर अधिकार कर लिया। इस कांड ने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रसंघ किसी महाशक्ति के विरुद्ध कोई प्रभावशाली कार्रवाई करने में सर्वथा असमर्थ था। तीसरा युग, इस युग में त्रिदलीय सहयोग का काल कहा जा सकता है। इस युग में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पारस्परिक सहयोग से कार्य किया, जिसमें यह युग राष्ट्रसंघ के जीवन का सर्वाधिक सफल काल बन गया। सन 1925 के लोकार्नो समझौता इस युग का एक महान सफलता थी। राष्ट्रसंघ ने इस काल में सन 1924 से 1925 के तुर्की, इराक और ब्रिटेन के मोसल विवाद तथा सन 1925-26 के यूनान के बुल्गारिया के विवाद समाधान में भी सफलता प्राप्त की। परंतु इस काल में भी ब्रिटेन और जेनेवा प्रोटोकॉल की अस्वीकृति ने यह स्पष्ट कर दिया कि महाशक्ति उन्मुक्त हृदय से राष्ट्रसंघ को सफल बनाने का पूर्ण प्रयास करने में तत्पर नहीं थी। साथ ही राष्ट्रसंघ बोल्बिया और पैराग्वे के चाको प्रदेश संबंधी विवाद का समाधान करने में अधिक सफल नहीं हुआ और पैराग्वे राष्ट्रसंघ से त्यागपत्र देकर पृथक हो गया। कोस्टारिका और तथा ब्राजील ने भी इस काल में राष्ट्रसंघ का परित्याग कर दिया। इसके बाद चौथा युग प्रारंभ हुआ। सन 1929 से 1946 के युग को राष्ट्रसंघ का मरण वेला या अंत्येष्टि का काल कहा जाता है। इस युग को राष्ट्रों के विश्वासघात का काल भी कहा गया। इस युग में राष्ट्रसंघ शांति और सुरक्षा की स्थापना के कार्य में असफल होकर समाप्त हो गया, परंतु उसकी असफलता के कारण उसकी स्वयं की दुर्बलता न होकर ब्रिटेन और फ्रांस की विश्वासघात था, जिन्होंने आक्रामक राष्ट्रों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाकर राष्ट्रसंघ के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को निर्लज्ज अवहेलना की। सन 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। इस पर चीन ने राष्ट्रसंघ की सहायता मांगी और क्रमशः 10, 11, 15 तथा 16वें अनुच्छेद की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया, परंतु ब्रिटिश विदेश मंत्री सर जॉन साइमन ने जापान के विरुद्ध कोई शीघ्र और प्रभावशाली कार्रवाई नहीं होने दी। अंततः लगभग 2 वर्षों के दीर्घ विलंब के पश्चात, जबकि जापान मंचूरिया को मुचको नाम के एक अपने कठपुतली राज्य में परिवर्तित कर चुका था, 24 फरवरी 1933 को साधारण सभा ने जापान की निंदा करते हुए उचित समझौते की सिफारिश की। जापान ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर 17 मार्च 1933 को राष्ट्रसंघ के परित्याग को नोटिस दे दिया। राष्ट्रसंघ की असफलता से प्रोत्साहित होकर जर्मनी और इटली ने संघ की अवहेलना प्रारंभ कर दी। सन 1935 में जर्मन ने वर्साय संधि का उल्लंघन कर अनिवार्य सैन्य भर्ती प्रारंभ कर दिया। मार्च 1936 में उसने लोकोर्नो समझौते को अस्वीकार कर दिया तथा राइन प्रदेश का सैन्यीकरण प्रारंभ कर दिया, परंतु राष्ट्रसंघ इसके विरुद्ध प्रस्ताव पास करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सका, क्योंकि जर्मनी और ब्रिटेन का अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त था। इस बीच इटली और एबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया। राष्ट्रसंघ ने प्रथम और अंतिम बार आर्थिक संबंधों को लागू कर आक्रमणकारी को दंडित करने का प्रयास किया, परंतु ब्रिटेन और फ्रांस प्रारंभ तथा अंत तक राष्ट्रसंघ का कार्यवाही को प्रारंभ करने और एबिसिनिया की चेष्टाओं में बाधा डालते रहे। वे ऊपर से राष्ट्रसंघ के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन करते रहे, परंतु अंदर अंदर चुपचाप मुसोलिनी को यह आश्वासन देते रहे कि उनके लिए कोई भय नहीं है। अतः उन्होंने मई 1936 में एबिसिनिया के सम्राट हेल सिलासी को देश छोड़ देना पड़ा और एबिसिनिया पर इटली का अधिकार हो गया। जुलाई 1936 में ब्रिटेन और फ्रांस के इच्छा अनुसार साधारण सभा ने एबिसिनिया को उनके भाग्य पर छोड़ दिया। मंचूरिया पर जापानी आक्रमण को रोकने में असफलता तथा राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा का गहरा धक्का लगा, परंतु एबिसिनिया कांड ने तो उसकी प्रतिष्ठा का लगभग अंत ही कर दिया। राष्ट्रसंघ फिर भी नहीं पनप सका। इसके बाद स्पेन के गृहयुद्ध 1936 से 1939, चीन जापान युद्ध, रूसी फिनिश युद्ध में सहायता मांगी गई। प्रथम 2 के संबंध में राष्ट्रसंघ कोई प्रभावशाली कार्रवाई नहीं कर सका। फिनलैंड पर रूस के आक्रमण के संबंध में अवश्य 14 दिसंबर 1939 को परिषद
ने रूस के आक्रमणकारी घोषित करते हुए उसे संघ की सदस्यता से वंचित कर दिया। परंतु यह कार्य राष्ट्र संघ के बुझते जीवन दीप की अंतिम चमक मात्र थी। फिनलैंड को इससे कोई लाभ नहीं हुआ और 12 मार्च 1940 को उसने पराजय स्वीकार कर रूस से संधि कर ली। इसी बीच ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति से निरंतर प्रोत्साहन पाकर जर्मनी एक के बाद एक आक्रमण कार्रवाई किए जा रहा था। अंततः उसने 1 दिसंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का दानावल प्रज्वलित हो गया। राष्ट्र संघ इसका निष्क्रिय दर्शक बना रहा, अतिरिक्त कुछ नहीं कर सका। इस युद्ध का समाप्ति के पश्चात अप्रैल 1946 में राष्ट्र संघ के 21वीं और अंतिम साधारण सभा का अधिवेशन हुआ और 19 अप्रैल को यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ कि आज से वर्तमान साधारण सभा के अधिवेशन के अंत से राष्ट्र संघ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, सिवाय अपने मामलों को समाप्त करने के। और यहीं पर राष्ट्र संघ समाप्त होता है। और अब राष्ट्र संघ का मूल्यांकन करने के लिए अगला वीडियो लेकर हम आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।